नमस्कार। सच्ची मुठभेड़ की ओर से मैं सुदर्शन शीर्ष शिमला से आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने हम एक कहानी संग्रह पर बात करते हैं जिसका शीर्षक है अब क्यों लौटेगी सुगंधा। ये संग्रह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसके कथाकार 87 वर्षीय जय कुमार हैं, जो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से संबंध रखते हैं। बहुत समय से ये पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और इनकी रचनाएं धर्मयोग, दैनिक हिंदुस्तान जैसी पत्र पत्रिकाओं में बहुत पहले छपती रही हैं। हालांकि इनके कथाकार रूप से बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। इनका इससे पहले एक काव्य संकलन भी 2000 में प्रकाशित हो चुका है और आजकल पिछले 25 वर्षों से एक लोकप्रिय साहित्यिक पाक्षिक शब्द मंच नाम से बिलासपुर से निकाल रहे हैं, जो इस क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। अपनी इस वय में भी इन्होंने इतना बड़ा संकलन, जिसमें 47 कहानियाँ हैं, निकाल कर साहित्य जगत को चौंकाया है। इनमें ज़्यादातर कहानियाँ छोटी कहानी है। इन कहानियों का आकार ज़रूर छोटा है, लेकिन इन्होंने अपने छोटे आकार में भी बड़े कथ्यों को समेटा है। कुछ कहानियाँ सत्य घटनाएं जैसी हैं जो अब इतिहास हो चुकी हैं, कुछ सत्य पर आधारित आदर्शवादी कथाएं हैं और कुछ कल्पना के साथ गुथी हुई कथाएं हमारे समक्ष इन्होंने पेश की हैं। मोहना, बंगाली बाबा, कीमत आदमी की, राजा आनंद चंद का न्याय जैसी कहानियाँ सत्य घटनाओं पर आधारित हैं। बहुत सी कहानियाँ इनकी सत्य घटनाओं के बिल्कुल नज़दीक हैं, जिनमें ग्राम्य प्रवेश, गांव और कस्बे का जीवन, बिलासपुर के जलमग्न होने की व्यथा, जीवन के विविध रूप, तेजाब फेंकने की दुख भरी घटनाएं, सामाजिक असमानता, पारिवारिक संगठन के बदलते स्वरूप, आतंकवाद, राजनीति का आम जीवन में प्रभाव आदि अनेक जीवन की विसंगतियों को इन्होंने अपनी इन कहानियों के माध्यम रखा है। हालांकि मोहना बिलासपुर की एक प्रचलित और मार्मिक सत्य कथा है, लेकिन कथाकार ने मैं बेड़ी घाट बोल रहा हूँ इस शीर्षक से एक बड़े मार्मिक ढंग से इसको प्रस्तुत किया है, जो बहुत ही हृदयग्राही बन पड़ी है। सतलुज के किनारे बेड़ी में बैठकर पार जाने वालों के कारण इस जगह का नाम बेड़ी घाट पड़ा है और बेड़ी घाट के सामने ही सतलुज की रेत में मोहना को फांसी दी गई थी। एक कोने में शाही शामियाना लगाया जा रहा था, जहां राजा बिलासपुर ने विराजमान होना था, और दूसरी तरफ हत्या के आरोप में बांसुरी बजाने वाले, भेड़ बकरियां चराने वाले मोहना को, जिसका अपना दोष कोई नहीं था बल्कि राजा के कृपा पात्रों द्वारा फंसाए जाने पर फांसी दी जानी थी। एक दूसरी सत्य का कथा जय बंगाली बाबा बिलासपुर से रूठ गए। एक बंगाली बाबा की कहानी है जो बिलासपुर में बहुत प्रसिद्ध बाबा हुए। काले करूटे बंगाली बाबा मात्र एक लंगोटी लगा कर रहते थे। वे कुछ मांगते नहीं थे, लेकिन लोग स्वतः ही उनकी कुटिया में कुछ न कुछ छोड़ जाते। जब राजा विजयचंद के समय अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित काउंसिल का अध्यक्ष साहब चंदूलाल को बनाया गया, तो उसने बड़ी निरंकुशता से राजस्व की वसूली शुरू की। इस वसूली के विरुद्ध दुखी होकर बाबा ने बिलासपुर छोड़ने का निर्णय लिया और कितने ही बच्चे बूढ़े उनके साथ चले गए और अंत में बाबा से क्षमा मांगने के लिए बहुत से उच्च अधिकारी भी वहाँ पहुँचे। ऐसी एक बाबा की कथा बाबा सर्वेश्वरानंद की है, जिन्होंने मंदिर के लिए धन इकट्ठा किया, लेकिन धन इकट्ठा करके वे रातों रात गायब हो गए। एक और सत्य कथा राजा आनंद चंद का न्याय भी है, जिसमें छोटू और रहमी की प्रेम गाथा कही गई है
मुंशी खान से रहमी का विवाह होने पर छोटू से मिलने आता जाता रहता है। छोटू ने बेरहमी से मुंशी का कत्ल कर दिया मगर पकड़ा गया और राजा के पास जब छोटू का केस आया तो राजा ने उस पर दया करके फांसी न देकर उम्र कैद की सजा सुनाई। एक और कहानी है नृत्यांगना पूर्वी नाम से, जो नारी असभ्यता की कहानी है कि किस तरह एक नृत्यांगना कामी मंत्री का विद्रोह करती है और उसे अंत में बेनकाब करने में सफल होती है। ऐसी ही एक नारी सबलता की कहानी है एक और लक्ष्मीबाई, जिसने ग्रामीणों को बचाने के लिए कपड़े धोने की थपनी से अत्याचारियों को ललकारा। द्वंद्व एक कहानी बहुत ही मनोवैज्ञानिक कहानी है, जिसमें युवाओं के मन में जो ऊहा-पोह मची रहती है उसका चित्रण किया गया है। एक युवा आतंकवादी जो ऐसी गतिविधियों में संलिप्त होता है, लेकिन उसके मन में आतंकवाद को अपनाने और छोड़ देने का एक द्वंद्व भीतर ही भीतर चला रहता है। ऐसी एक और मनोवैज्ञानिक कहानी है आखिर कौन था वह। कहानी में गोविंद या गोबू का अचानक गायब हो जाना और बहुत बाद में इलाहाबाद में एक शिव मंदिर के आश्रम में देखा जाना और अपने दोस्त जम्बू को पहचानना आदि की घटनाएं इस कहानी में है। लेकिन अंत में फिर गोबू दोबारा गायब हो जाता है और एक चिट छोड़कर घर में, और ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो गोबू तो अब संन्यास ले चुका है, जो गायब हो गया है वो पता नहीं गोबू था या नहीं था। एक और कहानी है अमृत मालती जब डीप कोमा में चली गई तो उसकी मौसी अपनी बेटी और बहुओं को समान रूप से बंटवारा कराना चाहती है, लेकिन उसमें डीप कोमा में जाने पर कोई इलाज नहीं होता था तो वैद्य उसे वसंत मालती देने को कहते हैं ताकि वह एक बार पुनः जी उठे और अपनी संपत्ति या जो भी उसके पास कुछ चीज़ें हैं उसका बंटवारा खुद कर ले। बसंत मालती खाते ही मौसी हिलने लगती है और अपनी संपत्ति को बराबर बराबर बांटने की बात कहने में सफल हो जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि इस बड़े आकार के कहानी संग्रह में पुराने ज़माने की युद्ध की विभीषिका, वर्तमान में मंत्री या राजनीति का रूप, तानसेन का करिश्मा, बच्चों का विदेश पलायन कर जाना आदि देखने को मिलता है। इसमें कहीं आदर्शवाद है, कहीं यथार्थवाद है, कहीं सत्य घटना है, कहीं कल्पना है, कहीं आशा निराशा और जीवन के विभिन्न पहलुओं का जो एक रूप दर्शाया गया है वो हमें इनकी कहानियों में पढ़ने को मिलता है। बेशक ये कहानियाँ छोटी हैं लेकिन इनका फल्क बड़ा है और अपने इतने लंबे जीवन के बाद इतनी वय होने पर इतना बड़ा कहानी संग्रह देकर निश्चित ही इन्होंने एक बड़ा सफल प्रयास किया है। धन्यवाद।